पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशाल त्रिकोण आकार की इमारत की तस्वीर उभर आती है। ये सिर्फ पत्थर की बनी हुई संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन सभ्यताओं की महानता, उनकी इंजीनियरिंग और उनके विश्वासों की कहानी कहती हैं। दुनिया भर में कई जगहों पर पिरामिड पाए गए हैं, लेकिन मिस्र के पिरामिड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और रहस्यमयी हैं। इनकी विशालता और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इन्हें कैसे बनाया गया होगा। ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फैरो कहा जाता था, के लिए बनाए गए मकबरे थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और ये पिरामिड उन्हें उस दूसरे जीवन की यात्रा में मदद करेंगे। इन अद्भुत संरचनाओं का महत्व सिर्फ उनके आकार में नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे रहस्यों में भी है। हर पिरामिड अपने आप में एक पहेली है। वैज्ञानिक और इतिहासकार दशकों से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को कैसे काटा, कैसे उन्हें मीलों दूर से लाया गया और फिर कैसे उन्हें सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया। यह सवाल आज भी एक बड़ी बहस का विषय है। पिरामिडों की प्रसिद्धि का एक और कारण यह है कि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हजारों सालों के तूफान, भूकंप और मौसम के बदलाव झेलने के बाद भी वे आज भी शान से खड़े हैं, जो उन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाता है। पिरामिडों की दुनिया सिर्फ मिस्र तक ही सीमित नहीं है। मेक्सिको, सूडान और मध्य अमेरिका जैसी जगहों पर भी पिरामिड जैसी संरचनाएं मिली हैं, जो दिखाती हैं कि प्राचीन काल में अलग अलग संस्कृतियों में ऐसी विशाल इमारतें बनाने की सोच मौजूद थी। हर संस्कृति के पिरामिड बनाने का उद्देश्य और तरीका अलग अलग था। कुछ का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था, तो कुछ खगोलीय घटनाओं पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन मिस्र के पिरामिड अपनी सटीकता और विशालता के कारण हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इनकी दीवारें, गलियारे और गुप्त कमरे आज भी खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचते हैं, यह जानने के लिए कि शायद कोई और रहस्य सामने आ जाए। आज के समय में पिरामिड केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि वे पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र भी हैं। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से इन विशाल संरचनाओं को देखने आते हैं और उस प्राचीन दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचकर हैरान होते हैं कि कैसे एक सभ्यता ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के कुछ ऐसा बना दिया जो आज की इंजीनियरिंग के लिए भी एक चुनौती है। पिरामिड हमें यह याद दिलाते हैं कि मानव की इच्छा शक्ति और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है, और यही बात उन्हें हमेशा के लिए खास बनाती है। जब हम मिस्र के पिरामिडों की बात करते हैं, तो सबसे पहले गीजा के पठार पर बने 3 महान पिरामिडों का ख्याल आता है। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध पिरामिड खुफू का महान पिरामिड है। ये लगभग 4500 साल पहले फैरो खुफू के लिए बनाया गया था। यह पिरामिड लगभग 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी, जो समय के साथ थोड़ी कम हो गई है। इसका निर्माण लगभग 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट के विशाल टुकड़ों से किया गया है, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। यह सोचना ही अविश्वसनीय लगता है कि इतने सारे भारी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इतनी सटीकता से कैसे रखा गया होगा। गीजा के दूसरे पिरामिड का नाम खफरे का पिरामिड है, जो खुफू के बेटे खफरे ने बनवाया था। यह खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है, लेकिन यह ऊंची जमीन पर बना होने के कारण उतना ही ऊंचा दिखाई देता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपरी हिस्से पर आज भी पॉलिश किए गए चूना पत्थर की परत का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि जब ये पिरामिड नए बने होंगे, तो वे सूरज की रोशनी में कैसे चमकते होंगे। इसी पिरामिड के पास द ग्रेट स्फिंक्स की विशाल मूर्ति है, जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का है। माना जाता है कि यह मूर्ति राजा खफरे के चेहरे पर ही आधारित है और यह पिरामिडों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड मेनेक्योर का पिरामिड है, जिसे खफरे के बेटे मेनेक्योर ने बनवाया था।
हालांकि यह आकार में बाकी दोनों से काफी छोटा है, लेकिन इसकी बनावट में इस्तेमाल हुए ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉक इसे खास बनाते हैं। इन तीनों पिरामिडों की बनावट और उनका एक दूसरे के साथ का संरेखण बहुत ही सटीक है। इनकी दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर बिल्कुल सही कोण पर हैं। यह सटीकता दिखाती है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को खगोल विज्ञान और ज्यामिति का गहरा ज्ञान था। वे सिर्फ पत्थर के कारीगर नहीं थे, बल्कि वे कुशल खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, जिन्होंने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। इन पिरामिडों का निर्माण सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ी परियोजना थी जिसमें हजारों लोगों ने दशकों तक काम किया। इसमें योजना बनाने वाले इंजीनियर, कारीगर और मजदूर शामिल थे। इन पिरामिडों का उद्देश्य फैरो को उनकी मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए एक सुरक्षित और भव्य घर प्रदान करना था। उनके शवों को मम्मी बनाकर इन पिरामिडों के अंदर गहरे कक्षों में रखा जाता था। साथ में सोना, गहने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी रखी जाती थीं। उनका मानना था कि इन चीजों की उन्हें दूसरी दुनिया में जरूरत पड़ेगी। ये पिरामिड उनकी शक्ति, धन और अमरता में उनके विश्वास का प्रतीक थे। पिरामिडों के निर्माण से जुड़ा सबसे बड़ा और पहला रहस्य यह है कि इसके लिए इस्तेमाल हुए लाखों विशाल पत्थर कहां से और कैसे लाए गए। गीजा के महान पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, जिनमें से हर एक का औसत वजन 2.5 टन है, जो लगभग एक हाथी के वजन के बराबर है। कुछ पत्थर तो इससे भी ज्यादा भारी हैं, जिनका वजन 50 से 80 टन तक है। इनमें से ज्यादातर पत्थर पास की खदानों से निकाले गए चूना पत्थर के थे, लेकिन पिरामिड के अंदर के कक्षों और बाहरी परत के लिए इस्तेमाल हुए ग्रेनाइट और सफेद चूना पत्थर को सैकड़ों किलोमीटर दूर असवान और तुरा जैसी जगहों से लाया गया था। यह सवाल आज भी इतिहासकारों को उलझन में डालता है कि बिना पहिए वाली गाड़ियों और आधुनिक क्रेन के इतने भारी पत्थरों को इतनी लंबी दूरी तक कैसे ढोया गया होगा। प्राचीन मिस्र के लोग परिवहन के लिए नावों का इस्तेमाल करते थे और नील नदी उनके लिए एक प्राकृतिक राजमार्ग की तरह थी। यह माना जाता है कि वे विशाल लकड़ी की नावों पर इन पत्थरों को लादकर गीजा के पास तक लाते थे। हाल ही में हुई कुछ खोजों से पता चला है कि पिरामिडों के निर्माण स्थल के पास एक बंदरगाह भी बनाया गया था, जहां इन पत्थरों को उतारा जाता था। लेकिन नदी से निर्माण स्थल तक इन पत्थरों को जमीन पर कैसे खींचा गया, यह अभी भी एक पहेली है। पत्थरों को खदानों से काटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय लोहा और स्टील जैसे कठोर धातु के औजार नहीं थे। कारीगर तांबे और कांसे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जो ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को काटने के लिए ज्यादा कारगर नहीं थे। एक सिद्धांत यह कहता है कि वे पत्थर में दरारें बनाते थे और फिर उनमें लकड़ी के टुकड़े फंसाकर उन्हें पानी से भिगो देते थे। जब लकड़ी पानी सोखकर फूलती थी तो पत्थर उन दरारों से टूट जाता था। एक और तरीका यह था कि वे डोलेराइट जैसे कठोर पत्थरों के गोलों से लगातार चोट करके चट्टान को तोड़ते थे। यह काम बहुत ही मेहनत और समय लेने वाला रहा होगा। एक बार जब पत्थर निर्माण स्थल पर पहुंच जाते थे तो उन्हें सही आकार देना और एक दूसरे के साथ फिट करना एक और मुश्किल काम था। पिरामिड के पत्थर इतने सटीक तरीके से काटे और लगाए गए हैं कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती। यह कारीगरी आज के आधुनिक औजारों से भी हासिल करना मुश्किल है। इससे पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के कारीगर अपने काम में कितने माहिर थे। उनके पास माप और समतल करने के जो भी उपकरण थे, वे बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी थे। हर पत्थर को उसकी सही जगह पर रखने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई होगी, जिसमें हर ब्लॉक को एक खास नंबर दिया गया होगा। पिरामिडों के निर्माण का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि हजारों टन वजनी पत्थरों को सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। जब हम गीजा के महान पिरामिड को देखते हैं, जो 480 फीट से भी ऊंचा है, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। उस समय क्रेन या किसी भी तरह की आधुनिक लिफ्टिंग मशीन नहीं थी, तो फिर उन्होंने यह असंभव काम कैसे किया? यह एक ऐसा रहस्य है जिस पर दशकों से कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इसे साबित नहीं कर पाया है।
यह पिरामिडों से जुड़ी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग पहेली बनी हुई है, जो आज भी विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर करती है। सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक रैंप का सिद्धांत है। इसके अनुसार मजदूरों ने पिरामिड के साथ साथ मिट्टी, ईंट और मलबे का एक विशाल रैंप या ढलान बनाया होगा। वे लकड़ी के स्लेज पर पत्थरों को रखकर हजारों मजदूरों की मदद से रस्सी से खींचकर इस रैंप पर ऊपर ले जाते होंगे। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती जाती, वे रैंप को भी और ऊंचा और लंबा करते जाते। इस सिद्धांत में भी कई तरह की विविधताएं हैं। कुछ का मानना है कि यह एक सीधा रैंप था जो पिरामिड के एक तरफ से ऊपर जाता था, लेकिन पिरामिड की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ऐसा रैंप बहुत लंबा और विशाल बनाना पड़ता, जो खुद पिरामिड से भी बड़ा होता। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ विशेषज्ञ सर्पिल रैंप का सिद्धांत देते हैं। उनके अनुसार रैंप पिरामिड के चारों ओर सांप की तरह घूमता हुआ ऊपर की ओर जाता था। इससे रैंप की लंबाई कम हो जाती और उसे बनाने में कम सामग्री लगती। एक और विचार आंतरिक रैंप का है, जिसे एक फ्रांसीसी वास्तुकार जीन पियरे हुडिन ने प्रस्तावित किया है। उनका मानना है कि पिरामिड के निचले हिस्से को बनाने के लिए एक बाहरी सीधे रैंप का इस्तेमाल किया गया था और फिर ऊपरी हिस्से के लिए पिरामिड के अंदर ही एक घुमावदार रैंप बनाया गया। हाल ही में हुए कुछ स्कैन में पिरामिड के अंदर कुछ खाली जगह मिली हैं, जो इस सिद्धांत को थोड़ा समर्थन देती हैं। रैंप के अलावा कुछ और भी सिद्धांत हैं, हालांकि वे कम लोकप्रिय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसमें नहरों और तालों की एक प्रणाली बनाकर पत्थरों को ऊपर उठाया गया होगा। एक और दिलचस्प लेकिन विवादास्पद सिद्धांत यह है कि पत्थर लाए नहीं गए, बल्कि उन्हें पिरामिड के ऊपर ही एक तरह के प्राचीन कंक्रीट से ढाला गया था। इस सिद्धांत के अनुसार चूना पत्थर को घोलकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था और फिर उसे लकड़ी के सांचों में डालकर ब्लॉक बनाए जाते थे। हालांकि ज्यादातर भूवैज्ञानिक इस सिद्धांत को खारिज करते हैं, क्योंकि पिरामिड के पत्थरों की संरचना प्राकृतिक चट्टानों से मेल खाती है, न कि किसी मानव निर्मित कंक्रीट से। कई सालों तक हॉलीवुड की फिल्मों और लोकप्रिय कहानियों ने हमें यह विश्वास दिलाया कि पिरामिडों का निर्माण हजारों गुलामों द्वारा क्रूरतापूर्वक काम करवाकर किया गया था। यह तस्वीर हमारे दिमाग में बैठ गई है कि कोड़े खाते हुए भूखे प्यासे गुलाम विशाल पत्थरों को रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में खींच रहे हैं। लेकिन हाल के पुरातात्विक सबूत और ऐतिहासिक शोध इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। अब यह माना जाता है कि पिरामिड बनाने वाले लोग गुलाम नहीं, बल्कि कुशल और सम्मानित श्रमिक थे। वे मिस्र के ही नागरिक थे, जो अपने राजा, अपने देवता के लिए यह पवित्र काम कर रहे थे। पुरातत्वविदों को गीजा के पिरामिडों के पास एक पूरे गांव के अवशेष मिले हैं, जहां ये श्रमिक रहते थे। खुदाई में वहां बेकरी, रसोई और यहां तक कि एक अस्पताल के सबूत भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन मजदूरों को अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता था और उनकी देखभाल की जाती थी। उन्हें नियमित रूप से मांस, मछली, रोटी और बियर दी जाती थी, जो उस समय एक अच्छा भोजन माना जाता था। उनके रहने की जगहें भी व्यवस्थित थीं। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि वे गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि गुलामों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। वे एक संगठित कार्यबल का हिस्सा थे, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था। इन श्रमिकों की कब्रें भी पिरामिडों के पास ही मिली हैं। उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया था और कुछ कब्रों पर उनके नाम और पद भी लिखे हुए हैं, जैसे निर्माण निदेशक या कारीगरों का निरीक्षक। गुलामों को इस तरह का सम्मान कभी नहीं दिया जाता। उन्हें इस पवित्र स्थान के पास दफनाया जाना यह साबित करता है कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह भी माना जाता है कि इनमें से कई किसान थे जो नील नदी में बाढ़ के समय काम करने आते थे। जब उनके खेत पानी में डूब जाते थे तो उनके पास कोई काम नहीं होता था। ऐसे में पिरामिड निर्माण परियोजना उन्हें रोजगार और आय प्रदान करती थी। यह काम निश्चित रूप से बहुत कठिन और खतरनाक था। खुदाई में मिले कई कंकालों में हड्डियों के टूटने और अन्य चोटों के निशान मिले हैं, जो निर्माण कार्य के खतरों को दर्शाते हैं। लेकिन वे इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में करते थे।
फेरो को उनके समाज में एक जीवित देवता माना जाता था और उसके लिए पिरामिड बनाना ईश्वर की सेवा करने जैसा था। इसलिए वे इसे पूरे समर्पण और गर्व के साथ करते थे। और यह विचार कि पिरामिड जुनून और भक्ति से बनाए गए थे, न कि जबरदस्ती और डर से, इन संरचनाओं को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। यह मानव सहयोग और साझा उद्देश्य की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। पिरामिड निर्माण की तकनीकों को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन रैंप और पानी का सिद्धांत सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, रैंप का विचार सबसे पुराना और सबसे स्वीकृत है। इतिहासकार हेरोडोटस ने भी, जो लगभग 2500 साल पहले मिस्र गए थे, अपनी किताबों में रैंप का जिक्र किया है। लेकिन रैंप किस प्रकार का था, यह अभी भी बहस का विषय है। सीधा रैंप, सर्पिल रैंप और आंतरिक रैंप, सभी के अपने अपने पक्ष और विपक्ष हैं। सीधा रैंप बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री और जगह की जरूरत होती, जबकि सर्पिल रैंप पिरामिड के कोनों को सटीक बनाने में बाधा डाल सकता था। आंतरिक रैंप का सिद्धांत, जो हाल के वर्षों में लोकप्रिय हुआ है, इन समस्याओं का एक संभावित समाधान प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरों ने पिरामिड के अंदर एक सुरंग जैसा रैंप बनाया, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता था। इससे उन्हें बाहर विशाल रैंप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और कोनों की सटीकता भी बनी रहती। 2017 में स्कैन पिरामिड्स परियोजना के तहत किए गए म्यून स्कैनिंग ने खुफू के महान पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह, जिसे बिग वॉइड कहा गया, का पता लगाया है। कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि यह खाली जगह एक आंतरिक रैंप का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। एक और दिलचस्प परिकल्पना पानी का सिद्धांत है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों ने पानी की शक्ति का उपयोग किया होगा। इस विचार के अनुसार उन्होंने पिरामिड के चारों ओर पानी के चैनल या नहरें बनाई होंगी। फिर उन्होंने एक तरह के लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि आज नहरों में जहाजों को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। पत्थर को एक नाव या बेड़े पर रखकर चैनल में लाया जाता, फिर चैनल में पानी का स्तर बढ़ाकर उसे अगली ऊंचाई तक पहुंचाया जाता। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती जब तक पत्थर अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच जाता। हालांकि यह सिद्धांत सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसके खिलाफ कई तर्क हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतने बड़े पैमाने पर पानी की व्यवस्था को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता। रेगिस्तान के गर्म मौसम में पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता और लाखों गैलन पानी को पिरामिड की ऊंचाई तक पंप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होती। इसके अलावा इस तरह के किसी विशाल नहर या लॉक सिस्टम का कोई पुरातात्विक सबूत अभी तक नहीं मिला है। इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ इस सिद्धांत को एक संभावना के रूप में तो देखते हैं, लेकिन इसे मुख्य निर्माण विधि के रूप में स्वीकार नहीं करते। पिरामिडों के बारे में एक और हैरान करने वाली बात उनकी खगोलीय सटीकता है। गीजा के 3 महान पिरामिड भौगोलिक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के साथ आश्चर्यजनक रूप से संरेखित हैं। महान पिरामिड की चारों भुजाएं इन दिशाओं से केवल कुछ अंश के मामूली अंतर पर स्थित हैं। आज के समय में जीपीएस और आधुनिक उपकरणों के बिना इतनी सटीकता हासिल करना कैसे संभव था, यह एक बड़ा सवाल है। इससे पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को खगोल विज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था और वे तारों और ग्रहों की गति को बहुत ध्यान से देखते थे। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण इमारतों की योजना बनाने में किया। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि उन्होंने ध्रुव तारे का उपयोग करके उत्तर दिशा का पता लगाया होगा। लेकिन एक समस्या है, 4500 साल पहले पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण आज का ध्रुव तारा पोलारिस उस स्थान पर नहीं था। उस समय कोई एक तारा उत्तरी ध्रुव पर स्थिर नहीं था। इसीलिए मिस्र के खगोलविदों ने शायद 2 तारों कोचाब और मिजार का उपयोग किया होगा। जब ये दोनों तारे एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा में होते थे, तो वह रेखा सीधे उत्तर की ओर इशारा करती थी। उन्होंने इस क्षण का उपयोग करके जमीन पर उत्तर दिशा को चिह्नित किया होगा और फिर उसी के आधार पर पूरे पिरामिड की नींव रखी होगी। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी नामक
एक और प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे रॉबर्ट बोवेल ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार गीजा के 3 पिरामिडों का लेआउट और आकार जानबूझकर ओरियन तारामंडल की बेल्ट के 3 मुख्य तारों से मेल खाने के लिए बनाया गया था। प्राचीन मिस्र के धर्म में ओरियन तारामंडल को ओसिरिस देवता से जोड़ा जाता था, जो पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद के जीवन के देवता थे। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिड पृथ्वी पर स्वर्ग का एक नक्शा बनाने का प्रयास थे, ताकि फैरो की आत्मा आसानी से ओसिरिस तक पहुंच सके। यह एक काव्यात्मक और आकर्षक विचार है। हालांकि ओरियन सिद्धांत बहुत लोकप्रिय है, लेकिन कई मिस्र विशेषज्ञ और खगोल शास्त्री इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। वे तर्क देते हैं कि पिरामिडों और तारों के बीच का मिलान पूरी तरह से सटीक नहीं है और यह महज एक संयोग भी हो सकता है। वे यह भी बताते हैं कि प्राचीन मिस्र के ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है जो इस सिद्धांत का समर्थन करता हो। फिर भी यह निर्विवाद है कि पिरामिडों में खगोलीय संरेखण मौजूद है। महान पिरामिड के अंदर कुछ शाफ्ट या गलियारे भी हैं जो सीधे कुछ विशेष तारों की ओर इशारा करते थे, जो उनके धार्मिक विश्वासों में महत्वपूर्ण थे। यह स्पष्ट है कि आकाश और तारे पिरामिडों के डिजाइन और उद्देश्य का एक अभिन्न अंग थे। आज के वैज्ञानिक और पुरातत्वविद पिरामिडों के रहस्यों को सुलझाने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। वे अब सिर्फ खुदाई और पुराने ग्रंथों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे उन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन प्राचीन संरचनाओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनके अंदर झांकने की अनुमति देते हैं। इनमें से एक तकनीक है म्यूअन टोमोग्राफी, जिसे स्कैन पिरामिड्स परियोजना में इस्तेमाल किया गया। म्यूअन अंतरिक्ष से आने वाले कण होते हैं जो पत्थर जैसी ठोस चीजों से भी गुजर सकते हैं। इन कणों को मापकर वैज्ञानिक पिरामिड के अंदर की संरचना का एक त्रिआयामी नक्शा बना सकते हैं और किसी भी छिपे हुए कक्ष या गलियारे का पता लगा सकते हैं। इसी तकनीक का उपयोग करके 2017 में शोधकर्ताओं ने खुफू के महान पिरामिड के अंदर ग्रैंड गैलरी के ऊपर स्थित एक विशाल खाली जगह की खोज की, जिसे बिग वॉइड नाम दिया गया। यह लगभग 100 फीट लंबा है और पिछले 100 सालों में पिरामिड के अंदर की गई यह सबसे बड़ी खोज है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह खाली जगह क्या है। क्या यह एक छिपा हुआ कक्ष है, या यह निर्माण के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया एक इंजीनियरिंग फीचर है, या फिर यह एक आंतरिक रैंप का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि कुछ सिद्धांतकार मानते हैं। इस खोज ने पिरामिडों के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा दिया है और नए सवालों को जन्म दिया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और थर्मल इमेजिंग जैसी अन्य तकनीकें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। जीपीआर जमीन के नीचे दबी हुई संरचनाओं का पता लगाने में मदद करता है, जबकि थर्मल इमेजिंग तापमान में होने वाले बदलावों को मापकर दीवारों के पीछे छिपी हुई खाली जगहों या अलग अलग सामग्री का संकेत दे सकती है। इन तकनीकों ने पिरामिडों के आसपास श्रमिकों की बस्तियों, बंदरगाहों और अन्य संरचनाओं को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे हमें उनके निर्माण और जीवन शैली के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है। विज्ञान हमें इन प्राचीन बिल्डरों की अविश्वसनीय सरलता और योजना को समझने में मदद कर रहा है। इसके अलावा डीएनए विश्लेषण और रासायनिक जांच जैसी विधियां भी नई रोशनी डाल रही है। श्रमिकों की कब्रों से मिले कंकालों के डीएनए का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनके आहार, स्वास्थ्य और वे कहां से आए थे इस बारे में और जान सकते हैं। इसी तरह पिरामिडों में इस्तेमाल हुई सामग्री के रासायनिक विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि वे पत्थर किन खदानों से आए थे और उन्हें जोड़ने के लिए किस तरह के गारे का इस्तेमाल किया गया था। हर नई खोज हमें पहेली के एक और टुकड़े को जोड़ने में मदद करती है, लेकिन साथ ही नए रहस्य भी सामने लाती है। विज्ञान हमें जवाब दे रहा है, लेकिन पिरामिड अभी भी अपने सारे राज खोलने को तैयार नहीं है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी मिस्र के प्राचीन पिरामिड आज भी रहस्य, आश्चर्य और प्रशंसा का स्रोत बने हुए हैं। वे केवल पत्थर और गारे की विशाल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हैं। उन्होंने समय की मार को झेला है
और आज भी शान से खड़े होकर हमें एक ऐसी सभ्यता की कहानी सुनाते हैं जो ज्ञान, कला और इंजीनियरिंग में अपनी समय से बहुत आगे थी। हमने कई रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। पिरामिड बनाने वाले कौन थे? वे गुलाम नहीं बल्कि सम्मानित श्रमिक थे। पत्थर कहां से आए यह भी हम जानते हैं, लेकिन कैसे? यह कैसे ही सबसे बड़ा रहस्य है। पत्थरों को काटने, ढोने और सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंचाने की सटीक विधि आज भी बहस का विषय है। क्या उन्होंने विशाल रैंप का इस्तेमाल किया? यदि हां, तो किस तरह के रैंप का? क्या पानी की शक्ति का कोई योगदान था, या क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे हैं? इसी तरह उनकी खगोलीय सटीकता हमें चकित करती है। बिना आधुनिक उपकरणों के उन्होंने दिशाओं और तारों के साथ इतना सटीक संरेखण कैसे हासिल किया? ये सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम शायद प्राचीन लोगों की क्षमताओं को कम आंकते हैं। वे केवल आदिम नहीं थे, बल्कि वे चतुर, संगठित और अपने लक्ष्यों के प्रति गहराई से समर्पित थे। पिरामिड हमें यह भी सिखाते हैं कि मानव की इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। एक साझा लक्ष्य और अटूट विश्वास के साथ इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है, या इस मामले में पहाड़ों का निर्माण कर सकता है। यह सिर्फ फैरो की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह हजारों लोगों के सामूहिक प्रयास, कौशल और समर्पण का परिणाम था। यह एक पूरी सभ्यता की विरासत है जो पत्थरों में उकेरी गई है। जब हम इन स्मारकों को देखते हैं तो हम केवल एक राजा का मकबरा नहीं देखते, बल्कि हम उन अनगिनत गुमनाम कारीगरों और मजदूरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस चमत्कारी काम में लगा दिए। अंत में शायद यही अच्छा है कि पिरामिडों के कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहे। यह रहस्य ही है जो उन्हें इतना आकर्षक बनाता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है। यह हमें लगातार शोध करने, सवाल पूछने और अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित करता है। पिरामिड हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी हुई तारीखें और नाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत पहेली है जो हमें चुनौती देती है। जब तक गीजा के पिरामिड रेगिस्तान की रेत पर खड़े रहेंगे, तब तक वे मानवता के लिए प्रेरणा और रहस्य का एक शाश्वत प्रतीक बने रहेंगे, जो हमें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर कैसे